हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 2024 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपने को सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो दे रखे हैं। पहला प्रश्न है इसके अंदर कि मृदा के अवयव कौन से हैं, यानी कि मृदा का जो संगठन है। तो मृदा के अंदर खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, मृदा के अंदर मृदा जल और वायु भी पाया जाता है, इसलिए इसका जो द नंबर है वो सही हो जाएगा। तो इनका अपने को जो आयनात्मिक संगठन है वो भी थोड़ा सा यहाँ से याद कर लेना है। दूसरा है कायनांतरिक चट्टान है। तो कायनांतरिक जो चट्टान है उसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रासायनिक परिवर्तन से बनती है जो कायनांतरिक चट्टान है। तो इसका जो हो जाएगा उदाहरण अपने को देना है, तो संगमरमर इसका उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद है मृदा निर्माण में सक्रिय कारक। दो प्रकार के कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, एक सक्रिय कारक होते हैं और एक निष्क्रिय कारक होते हैं। तो यहाँ पे सक्रिय कारक अपने पास आ जाएगा, जलवायु इसका सक्रिय कारक है। बाकी पैतृक पदार्थ है, समय है, स्थलाकृति है, ये निष्क्रिय कारक है मृदा निर्माण के अंदर। अगला प्रश्न है कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों का निचले संस्तरों में पहुंचकर जमा होने को कहते हैं। तो ये नीचे के संस्तरों के अंदर जाकर जमा हो जाता है, तो इसको अपने निक्षेपण कहते हैं। तो निक्षेपण के साथ साथ अपने को निक्षालन की परिभाषा भी याद कर लेनी है, ह्यूमिफिकेशन की परिभाषा भी पढ़ लेनी है और लेटराइजेशन की परिभाषा। ये सारी के सारे जो मृदा निर्माण के प्रक्रम है उसी के अंदर ये सारे दे रखे हैं। अगर है कार्बनिक क्लोराइड की धनायन विनिमय क्षमता। तो कार्बनिक क्लोराइड की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। इसकी इकाई भी अपने को याद रखनी है धनायन विनिमय क्षमता की। उसके बाद मृदा कार्बनिक क्लोराइड है, तो मृदा जो है वो ह्यूमस इसका एक उदाहरण हो जाएगा, मृदा कार्बनिक क्लोराइड जो है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ये। और जो ये कैल्योनाइड दे रखा है ये अपने को उसका प्रकार दे रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ होता ही नहीं है, तो ये आ जाएगा ह्यूमस होगा जो कि मृदा कार्बनिक क्लोराइड है। उसके अगला है आयन विनिमय एक प्रक्रम है, तो आयन विनिमय एक उत्क्रमणीय प्रक्रम आ जाएगा। उसके बाद पीएच व पीओएच का योग सदैव होता है, तो इसका योग हमेशा दोनों का 14 होता है। तो अब अपने अपने को यहाँ पे डायरेक्टली 14 नहीं दे रखा, तो ये 1 से 14 अपने इसको कर सकते हैं, 1 से 14 या फिर 0 से 14। उसके बाद अगला प्रश्न है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र। तो ये 6 नंबर हो जाएगा। जो बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूने के अंदर OH यानी कि हाइड्रोजनिक जो समूह है वो जुड़ा होता है, और बिना बुझा हुआ चूना ये CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना है। और कैल्शियम कार्बोनेट ये अपने पास चूना पत्थर का सूत्र होता है। तो यहाँ पे बुझे हुए चूने का पूछे तो CaOH की होल्ड वाइज आ जाएगा। अगला है राजस्थान में लवण प्रभावित मृदाएं हैं, 3.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इसका है दे रखा है। उसमें से अगला है निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। तो जो कैल्शियम है वो द्वितीयक पोषक तत्व है, बाकी ये जो अपना आ जाएगा NPK, ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, और ये कैल्शियम ये अपना आ जाएगा द्वितीयक पोषक तत्व या सेकेंडरी जिसको अपने बोलते हैं। अगला दे रखा है फिर DAP का अपने को रासायनिक सूत्र बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा NH4 की होल्ड वाइज HPO4, तो जो कि अपने को 6 नंबर के अंदर अपने को दे रखा है। ये जो हो जाएगा वो यूरिया का होता है, NH2CONH2। उसके आगे देखें फास्फोरस युक्त उर्वरकों से फसलें फास्फोरस का उपयोग कर लेती हैं। तो ये 5 से 30% है वो अपने फास्फोरस का उपयोग कर पाती हैं। जो फास्फोरस दिया जाता है उर्वरक के माध्यम से, तो वो उसमें से 5 से 30% है उसका उपयोग कर लेती है। लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो टाइलिन है, ये लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम हो जाएगा जो भोजन को लससा करता है। उसके बाद अगला है नील हरित शैवाल एंजोला का उपयोग धान की फसल के लिए किया जाता है।
कम ताप अधिक समय विधि में दूध को ताप व समय तक धारण, तो ये धारण करने की विधि भी कहते हैं, ठीक है। धारण करने की विधि में जो ताप है, ताप कम रखा जाता है और समय है वो अधिक लगता है, ठीक है। ताप का जो पाश्चुरीकरण वाला अपने को टॉपिक दे रखा है तो उसमें से है ये, ठीक है, धारण करने का जो विधि है। तो इसके अंदर अपने को बताना ये कि कम ताप और अधिक समय, ताप कम रखना है और 30 मिनट इसमें लगते हैं अपने पास, तो ये आ जाएगा द नंबर के, द नंबर तो नहीं, 30 मिनट वाला 30 मिनट अब यहाँ पे भी दे रखे हैं और इसके अंदर भी, तो ये ब नंबर अपना हो जाएगा 63 डिग्री और 30 मिनट। इसका जो टेम्परेचर है वो 63 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो समय है वो 30 मिनट, तो ये ब नंबर ऑप्शन इसका सही है। उसके आगे रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं अपने। आग्नेय व अवसादी चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक व भौतिक परिवर्तन के उपरांत बनी चट्टान को रूपांतरित चट्टान कह सकते हैं अपने, रूपांतरित चट्टान या फिर कायनांतरिक चट्टान। तो इसके अंदर अपने को या तो रूपांतरित लिख देना, रूपांतरित चट्टान है, या फिर इसको अपने कायनांतरित चट्टान भी कहते हैं। उसके बाद मृत्तिका पर आवेश है तो इसके ऊपर ऋण आवेश होता है, ऋणावेश जिसको अपने कहते हैं, मृत्तिका के कणों पर ऋणावेश होता है। लवणीय व क्षारीय मृदाएं, तो ये शुष्क व अर्धशुष्क जो प्रदेश होते हैं, क्षेत्र होते हैं, शुष्क व अर्धशुष्क, तो इनके अंदर ये पाई जाती हैं। उसके बाद क्षारीय जल की जो ईसी है वो 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम होती है, डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम होती है क्षारीय जल की जो विद्युत चालकता है, इसी का मतलब यहाँ पे विद्युत चालकता। उसके आगे दे रखा है अपने को नत्रजन की कमी से पौधे, तो पौधे दिखाई देते हैं, एक तो ये पीले रंग के दिखाई देते हैं, पीले रंग के दिखाई देते हैं, या फिर लिख सकते हैं ये बौने दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन की कमी से वो पीला रंग आ जाता है पौधों पर, या फिर वो बौने रह जाते हैं, वृद्धि नहीं कर पाते। अगला है अधिकांश पोषक तत्व मृदा पीएच, तो ये 6.5 से 7.5 के अंदर सभी जो तत्व हैं वो उपलब्ध होते हैं। उसका अगला है एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक है, तो ये यूरिया के अंदर होता है, एमाइड युक्त, तो यहाँ पे लिख देंगे यूरिया है। विटामिन ए की कमी से, तो ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। जीवधारियों के बाल, त्वचा, नाखून, ये सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसमें लिख देंगे प्रोटीन के बने होते हैं। पेप्टाइड में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ा होता है, जो पेप्टाइड बनता है ना, पेप्टाइड में अमीनो जो अम्ल है वो पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक अपने को अच्छे से पढ़ लेना है, पेप्टाइड वाला, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आगे फिर यहाँ पे आया था सिलिकेट क्ले, क्ले कितने प्रकार की होती है, तो सिलिकेट क्ले आपको पता 3 प्रकार की होती है। कैलियोनाइट एक हो जाएगी, एक मोंट मोरियोनाइट हो जाएगी और एक इलाइट समूह है। तो ये तीनों नाम आपको अच्छे से लिख के देख लेने, कैलियानाइट है, केओलाइट, ठीक है, केओ, उसके बाद ली नाइट, फिर मोंट मोरियोनाइट है और उसके बाद इलाइट समूह है। 99 में क्षमता की इकाई आपसे पूछेगा तो इकाई इसकी होती है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, तो ये इसकी इकाई अपने को लिखनी है। पीएच शब्द की जो खोज है वो एसपीएल सोरेनसन ने दी थी, एसपीएल सोरेनसन ने पीएच शब्द की खोज हो जाएगी। उसके बाद आरएससी का सूत्र, तो आरएससी का जो पूरा नाम होता है वो अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट होता है, अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो सूत्र होता है वो अपने पास आ जाएगी कार्बोनेट CO3 और प्लस में बाइकार्बोनेट, इन दोनों का योग और इसमें से माइनस करना होता है अपने को कैल्शियम की जो होते हैं और प्लस में मैग्नीशियम, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को जोड़ के और उसको अपने माइनस करना होता है, इसके ऊपर +2 पावर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका सूत्र आ जाए, कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट, इसमें से माइनस करना है कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम को। अगला प्रश्न है अपने पास मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता है, तो वही लिख देंगे कि 6.5 से 7.5 पे सर्वाधिक क्रियाशीलता इसकी होती है। उसके अगला है फास्फोरस युक्त उर्वरकों में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाम अपने को बताने, तो ये हो जाएगा, एक तो इसका होता है यूरेनियम, होता है यूरेनियम,
एक रेडियो एक्टिव तो हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, दूसरा इसके अंदर अपने पास थोरियम हो जाएगा, और एक और इसमें लिख देंगे अपने रेडियम। तो ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो फास्फोरस के अंदर पाए जाते हैं। अगला है डीएनए व आरएनए में अंतर। तो डीएनए के अंदर जो डीएनए वो केंद्रक में पाए जाते हैं, और आरएनए है वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, और आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो इस तरीके से अपने को अंतर बुक में से देख लेने हैं, दो तंत्र बता दिए, बाकी आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है नाइट्रोजनधारी जैव उर्वरकों के उदाहरण अपने को लिखने हैं। तो नाइट्रोजनधारी जिससे नाइट्रोजन क्या करते हैं, स्थिरीकरण होता है जिसके अंदर, ठीक है। तो उसमें अपन लिख सकते हैं राइजोबियम है, एजोवेक्टर है, एजोला है। तो ये सारे के सारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले उर्वरक आ जाएंगे, ठीक है। राइजोबियम है, एजोवेक्टर है, और एजोला है। नील हरित शैवाल वो भी नाइट्रोजनधारी जैव उर्वरकों के अंदर ही आता है। आगे ब नंबर है, इसके अंदर अपने को उत्तर शब्द सीमा है वो लगभग 50 शब्दों के अंदर लिखनी है। पहला प्रश्न है मृदा परिशुद्धिका किसे कहते हैं, पहले पार्ट से है, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर तो अपने को विभिन्न परतें दिखाई देती हैं, तो उसको अपने मृदा परिशुद्धिका कहते हैं इस तरीके से। तो इसका अपने पूरा आंसर देख लेंगे लिखित के अंदर। इसके बाद फिर कार्बन और नत्रजन के मध्य जो अनुपात होता है उस अनुपात का मृदा के अंदर क्या महत्व है वो आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो वायुमंडल के अंदर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको कार्बनिक पदार्थों के अंदर इस तरीके से। और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किस प्रजाति से संबंधित होते हैं। तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जो जीवाणु हैं तो वो अपने राइजोबियम प्रजाति से होते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाएगा मृदा क्लोराइड के 4 गुण बताने हैं। उभय प्रतिरोधन विलयन क्या होता है, जो अम्ल और क्षार मिलाने पर उसका प्रतिरोध दिखाता है इस तरीके से। फिर मृदा के बेस संतृप्त के बारे में, विद्युत चालकता क्या है जो उसके और उसकी इकाई अपने को बतानी है। लवणीय व क्षारीय मृदाओं के अंदर अंतर लिखना है। पादप पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि के 4 चरण यहाँ पे लिखने हैं। नाभिकीय कृषि रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के उपाय। फिर वर्मी कंपोस्ट के लाभ आ जाएंगे। दूध में अम्लता 2 प्रकार की होती है। उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय इसके लगभग जो उत्तर शब्द सीमा है वो लगभग 100 शब्दों के अंदर अपने को लिखनी है। कम से कम 100 शब्दों के अंदर उत्तर होना चाहिए, फिर जाके अपने को 3 नंबर मिलेंगे इसके अंदर। यहाँ पे दे रखे हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश का रासायनिक सूत्र, ठीक है, KCl हो जाएगा। और फसलों पर इसके 4 प्रभाव अपने को लिखने हैं। इसके अथवा में किसान खाद जिसको अपने कैन कहते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा। इसकी मृदा में अभिक्रिया और फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताना है। 17वां प्रश्न है रासायनिक उर्वरकों से बाहरी तत्व संचयन के प्रभाव को समझाइए। यानी कि जो बाहरी तत्व के जो होते हैं वो फसलों से जीव जंतुओं में चले जाते हैं, उनसे अपने जो भी खाते हैं उनका जो उत्पाद होता है तो उससे फिर मनुष्य के अंदर भी वो आ जाते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि वायु प्रदूषण को रोकने के जो मुख्य विधियां हैं उनका वर्णन करना है। 18वें के अंदर जैव उर्वरकों के लाभ प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां। इसके अथवा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 जैव उर्वरकों का वर्णन करना है। 19वें के अंदर आ जाए कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करना है, पूरा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। प्रत्येक वर्ग का अपने को उदाहरण भी लिखना है और मोनोसैकेराइड का नामकरण करना है। फिर आगे है खाद्य परीक्षक का उदाहरण। 20वें के अंदर है पास्चुराइजेशन को परिभाषित करना है, इसकी धारण विधि का विस्तार से वर्णन अथवा चेड़दार पनीर बनाने की विधि का विस्तार से वर्णन करना है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने देखते हैं इसके बाद। यहाँ से अपना आ जाएगा चौथा प्रश्न जो कि मृदा परिशुद्धिका या सॉइल प्रोफाइल के नाम से इसको जानते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इसके अंदर आप उत्तर लिखना और उसके साथ आप चाहो अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से डायग्राम भी इसके अंदर अपने को बनाना है, अगर ये प्रश्न अपने मेन एग्ज़ाम के अंदर आता है तो मृदा परिशुद्धिका की परिभाषा, उसके बाद इसका डायग्राम आप अच्छे से देख लोगे इस तरीके से डायग्राम। और सभी संस्तरों के जो नाम हैं वो नाम अपने को याद होने चाहिए। कौन सा संस्तर O1 O2 A1 A1 A2 A3 आ जाएगा, फिर V1 V2 V3 आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर लास्ट में R जो कठोर चट्टानें होती हैं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न अपने को
जो पांचवा प्रश्न है वो कार्बन और नत्रजन अनुपात का मृदा के अंदर क्या महत्व है। तो ये महत्व आ जाए कि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने या कार्बन नाइट्रोजन अनुपात संकुचित होने पर विच्छेदन की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। इसके विपरीत कार्बन नाइट्रोजन विस्तृत या नाइट्रोजन कम होने पर विच्छेदन की गति धीमी हो जाती है। अगर दोनों का अनुपात सही है, कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब नत्रजन, तो जो विच्छेदन की प्रक्रिया वो अच्छे से होगी, तीव्र गति से होती है। लेकिन अगर इनका जो अनुपात है वो सही नहीं है तो विच्छेदन की गति है वो धीमी हो जाती है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न था अपने को, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, और ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले हैं वो किस प्रजाति के अंदर पाए जाते हैं, उसका नाम अपने को लिखना है। तो इसका उत्तर यहाँ पे अपने दे रखे कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर भूमि या पौधों को उपलब्ध कराना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और एक असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, और ये राइजोबियम प्रजाति के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रजाति अपने से पूछिए तो राइजोबियम प्रजाति के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न अपने पास, अगर छठे प्रश्न की बात करें तो उसके अंदर अपने को कोलाइड्स के गुण अपने से पूछे गए हैं। कोलाइड्स के गुण, जो कोलाइड्स के गुण जैसे विषमांगता है, तो अपने को गुण पूछे गए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं हो कि अपने के लिए नाम लिख के आ जाए, क्योंकि अपने को नाम याद है, उसके आगे एक दो लाइनें अपने को लिखनी है, चाहे वो 1 नंबर का प्रश्न आता है चाहे वो 1.5 नंबर का प्रश्न आता है। तो उसके अंदर उसके नाम लिख के एक दो लाइनें उसके अंदर उससे संबंधित जो भी अपने को दे रखी हैं, जैसे विषमांगता है, विस्तरण है, ब्राउनी गति की दे रखी है, अपने को विद्युत आवेश दे रखा है, टिंडल प्रभाव दे रखे हैं। तो ये सारे के सारे जो अपने को कोलाइड्स के गुण और भी आगे दे रखे हैं, तो वो सारे अपने को याद होने चाहिए और उसके अंदर एक दो लाइनें जरूर लिखनी है। उसके बाद अगला प्रश्न था कि उभय प्रतिरोधक जो विलयन है वो किसे कहते हैं, और इसके गुण अपने को लिखने थे। तो ये अपने को यहाँ से लिखना है कि कोई भी विलयन जो है, ठीक है, कोई भी विलयन जब थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने के परिवर्तन में प्रतिरोध दिखाता है तो उसके इस कार्य को उभय प्रतिरोधी क्रिया कहते हैं। वफर विलयन भी कई बार लिखा आता है, तो ऐसा ना हो कि उभय से संबंधित रह जाओ, इसको कई बार वफर विलयन भी कह देते हैं। तो कहते हैं जिस विलयन में ऐसे गुण पाए जाते हैं उसे उभय प्रतिरोध विलयन या वफर सॉल्यूशन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी प्रतिरोधी विलयन की। आगे इसके अपने को गुण पूछे तो ये इसके 2 गुण अपने को दे रखे हैं, तो इसके गुण अपने को याद रखने। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका उभय प्रतिरोधन का महत्व क्या है, कृषि के अंदर महत्व क्या है, वो आपको जरूर पढ़ना है, याद करना है। उसके बाद फिर अगले प्रश्न की अपने बात करें तो अपने को दे रखा था यहाँ पे बेस संतृप्त क्या है, यानी कि मृदा बेस संतृप्त क्या है। तो एक तो इसकी अपने कोई परिभाषा दे रखी है, परिभाषा आपको लिखनी है, और साथ में यहाँ पे देखना है कि उच्च कैल्शियम बेस संतृप्त वाली मृदाएं सबसे अधिक संतोषजनक भौतिक और स्थिति के अंदर होती हैं। पूरा का पूरा अपने को ये अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम प्रदान मृदाएं सरंध्री दानेदार संरचना की होती है। कैल्शियम प्रदान कले में वातन अच्छा होता है, जल निकास अच्छा होता है, जिसके फलस्वरूप अधिक कले का अंश के कारण होने वाले प्रतिकूल कम हो जाते हैं। ये तो बेस वाली हो जाएंगे, ठीक है। और बेस असंतृप्त मृदाओं में विनिमय हाइड्रोजन तथा एल्यूमिनियम के कारण अधिक अम्लता होती है। तो ये मृदा बेस संतृप्त लिख देंगे और उसके बाद इसकी अपने को परिभाषा अच्छे से याद करनी है। बेस संतृप्ति की परिभाषा और बेस संतृप्ति का ये जो सूत्र है, कुल विनिमयशील भस्म सेंटीमोल प्रति किलोग्राम के अंदर और धनायन विनिमय क्षमता सेंटीमोल प्रति किलोग्राम और गुणा में 100। अब गुणा में 100 लगाते हैं परसेंटेज के लिए, या फिर यहाँ पे बेस संतृप्ति बी हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं S/T, ठीक है। 100 आप चाहो तो इस तरीके से बाद में लगा देना, S/T याद रख लेना, S/T और गुणा में 100, ये इसका सूत्र आ जाएगा। आगे अपने को यहाँ पे विद्युत चालकता की अपने को परिभाषा बतानी है कि विद्युत चालकता किसे कहते हैं, क्या होती है, और उसका सूत्र अपने को बताना है, ठीक है। विद्युत चालकता का सूत्र और इसकी अपने को विद्युत चालकता सूत्र तो होता है डैशेज साइमन प्रति मीटर, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा, विद्युत चालकता का सूत्र होता है डैशेज साइमन प्रति मीटर। और इसकी जो परिभाषा अपने को बतानी है तो इसमें लिख देंगे कि मिट्टी और पानी में घुलनशील लवण की सांद्रता, ठीक है, एक कंडक्टिविटी विजय से मापी जाती है। इसको अपने क्या बोलते हैं,
विद्युत चालकता कहते हैं। यानी कि मिट्टी या पानी के अंदर घुलनशील लवण की सांद्रता कंडक्टिविटी ब्रिज से मापी जाती है और इसी को क्या कहते हैं अपने विद्युत चालकता कहते हैं। और उसके आगे अपने देखें इसका जो इकाई मैंने आपको बता दी सेंटीमोल डेसिसैमन प्रति मीटर होती है, डेसिसैमन प्रति मीटर। उसके बाद लवणीय व क्षारीय मृदाओं के अंदर अपने को अंतर पूछा गया, भेद क्या होते हैं, अंतर अपने को बताने हैं। तो यहाँ पे इसके अंतर अपने को 6-7 दे रखे हैं, तो सारे के सारे जो अंतर है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। अगले प्रश्न की अगर अपने बात करें तो उसके अंदर फिर अपने पास आता है कि पोषक तत्वों के पादों द्वारा अधिग्रहण या अवशोषण की जो अपने को परिभाषा यहाँ पे बतानी थी, ठीक है, वो अपने को यहाँ पे दे रखी है। ये 4 प्रकार दे रखे हैं इसके। पहला हो जाएगा मृदा ठोस कणों से विलीन प्रवस्था में आयनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि मृदा के जो ठोस कणों से विलीन प्रवस्था में मृदा के अंदर जो मृदा होती है उसके जो कण होते हैं उन कणों के अंदर जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं वो पानी के साथ घुलकर पहले विलीन प्रवस्था में आते हैं। उसके बाद जो ये विलीन प्रवस्था में जाने कि यहाँ पे क्या बन गया इनका विलीन प्रवस्था का मतलब जो घोल बन गया वो घोल जो है वो जड़ पृष्ठ तक आयनों का स्थानांतरण होता है। अब ये घोल है वो पौधे हैं, पौधों की जड़ों तक इनका स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश होता है, यानी कि जब मृदा का जो घोल आयनों का जो घोल है वो मृदा की जड़ों तक पहुंचेगा तो जड़ों के अंदर प्रवेश करेगा। अब जड़ के अंदर प्रवेश करने से वो जो पोषक तत्व हैं वो तने तक जाएंगे, पत्तियों तक आयनों का जो ट्रांसफ़र है वो होता है। तो ये 4 अपने को प्रवस्थाएं दे रखी हैं जो कि खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण की क्रियाविधि, ठीक है, खनिज पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्रियाविधि है वो अपने को यहाँ पे दे रखी है। अगले प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे नाशकीय संबंधी अपने को यहाँ पे बतानी थी, तो ये सारी की सारी दे रखी हैं। नाशी रसायनों का आवश्यकता अनुसार कम प्रयोग करना चाहिए, अधिक आवश्यक हो तो जैविक कीट रसायनों का प्रयोग करें, पौधे संरक्षण हेतु संवर्धित प्रबंधन करें, प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें जिससे उन पर कीटों के प्रभाव कम हो, नाशी रसायन बनाने वाले कारखानों से होने वाले विसर्जन और उत्सर्जन संबंधी मानकों का कड़ाई से पालन करें। तो ये काफ़ी सारे अपने को यहाँ पे भी कुछ इस तरह भी दे रखे हैं जो आपको अच्छे लगे 5-7 वो याद कर लेने हैं। इसके बाद अपने को वर्मी कंपोस्ट के लाभ के बारे में प्रश्न आया था कि वर्मी कंपोस्ट के अपने को लाभ यहाँ पे बताने हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट के लाभ आ जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इसमें एक्टिनोमाइसीट्स की मात्रा देसी खाद की तुलना में 8 गुना अधिक होती है जो फसलों में रोग प्रतिरोधकता बढ़ाती है। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से खेत में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सारे के सारे इसके अपने को वर्मी कंपोस्ट है उसके दे रखे हैं, लाभ दे रखे हैं। अगला अपने से प्रश्न पूछा था कि दूध के अंदर जो अम्लता कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की अम्लता दूध में पाई जाती है। प्राकृतिक अम्लता है, तो ऐसा नहीं कि अपने के लिए नाम लिख देने, ये भी आगे रखना है कि दूध में फॉस्फेट है, साइट्रिक लवण है, कैसिन है, एल्ब्यूमिन है, दूध में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है। जो प्राकृतिक अम्लता है वो इनके कारण होती है। ताज़े दूध में यह अम्लता 0.12 से 0.14% के बीच में होती है। विकसित अम्लता यह अम्लता दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज के किण्वन द्वारा उत्पन्न लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। तो दूध के अंदर एक लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो लैक्टोज के किण्वन से बनता है। आगे है अपना प्रश्न म्यूरेट ऑफ पोटाश का, यहाँ पे अपने को दे रखा है, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो अब इसके अपने को म्यूरेट ऑफ पोटाश के जो 16वां प्रश्न है ये अपना म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि 6 नंबर के अंदर अपने को दे रखे हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश का एक तो अपने को इसमें रासायनिक सूत्र बताना है। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश का ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा जिसका रासायनिक नाम पोटेशियम क्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र KCl होता है। यह सामान्य नमक से मिलता जुलता है, इसका स्वाद तीखा नहीं होता। यह नमक प्लस मिर्च के मिश्रण जैसा भी बाजार में आता है। बट अपने को ओनली इसका रासायनिक नाम पूछा है तो आप इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। और उसके बाद फिर अपने को इसके बताने हैं
कि फसलों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो अपने को उसको लिखने हैं। तो ये इसके फसलों पर प्रभाव दे रखे हैं। इससे फसलें पोटेशियम के रूप में ग्रहण करती है। इसका पोटेशियम फसलों को शीघ्र प्राप्त होता है। दलहनी फसल वाली फसलों में इसके प्रयोग से उनकी जड़ों की ग्रंथियां द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होता है। ये काफ़ी सारे अपने को इसके फसलों के ऊपर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं वो दे रखे हैं। उसके बाद इसके अथवा के अंदर अपने को एक प्रश्न दे रखा है जो कि ये भारी तत्व संचयन का है। तो इन उर्वरकों में यानी कि सभी जो उर्वरकें डालते हैं अपने फसलों के अंदर, इन उर्वरकों में कुछ भारी तत्व जैसे ये सारे के सारे अपने को दे रखे हैं इत्यादि फास्फोरस वाले उर्वरकों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पाए जाते हैं। अब ये जब फसलों के अंदर पाए जाएंगे तो ये तत्व क्या करते हैं, पौधों के अवशोषण के पश्चात खाद्य श्रृंखला से मानव में पशुओं के शरीर में चला जाता है। इसकी निश्चित मात्रा से अधिक होने पर गुर्दों द्वारा काम न करना, आंतें एवं आमाशय कमजोर हो जाना, अति तनाव वाली बीमारियों हो जाती हैं। तो ये मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले इसके प्रभाव हैं वो आ जाएंगे 16वें प्रश्न के अंदर। आगे अपने देखें 17वें प्रश्न के अंदर है तो वो देख लेना है कि इसका अपने को एक तो किसान खाद किसे कहते हैं। तो इसका अपने को रासायनिक नाम आ जाए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आ जाएगा। और इसकी मृदा में अभिक्रिया अपने को लिखनी है। ठीक है, तो 94 नंबर पेज पे अपने को इसकी किसान खाद किसे कहते हैं और इसकी मृदा के साथ क्या अभिक्रिया है तो वो अपने को लिख देनी है। 17वें प्रश्न के अंदर अपने को ये पूछा है कि जो मैंने भारी तत्व संचयन वाला ही 17वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है। और इसके बाद इसके अथवा के अंदर अपने देखें तो इसके अथवा के अंदर अपने को दे रखा है ये वायु प्रदूषण रोकने के उपाय। ठीक है, वायु प्रदूषण रोकने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं तो उनके अंदर आने वाली विधियों का जो अपने को वर्णन करना है। जैसे कानून और सामाजिक चेतना के माध्यम से, प्रचार माध्यम से आ जाएगा, दहन हेतु प्रौद्योगिकी सुधार के माध्यम से, कार्बनिक पदार्थों के सड़ाव की उचित व्यवस्था से। और भी काफ़ी सारे अपने को इसमें दे रखे हैं पेज नंबर 116 के ऊपर। तो उनमें से कोई भी आप 4-5 जो वायु प्रदूषण को रोकने के हैं हेडिंग देते हुए हेडिंग लिखनी है। हेडिंग के अंदर आगे फिर आपको 3-4 लाइनें इसमें लिखनी है। उसके आगे 18वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है एक तो जैव उर्वरकों के लाभ दे रखे हैं कि जैव उर्वरक के क्या लाभ हैं और इसका उपयोग जो अपने खेतों में करते हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये दे रखे एक तो प्रश्न अपने को। तो जैव उर्वरकों के लाभ आ जाएंगे सारे के सारे उर्वरकों। जैव उर्वरक जो हैं वो पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपूर्ति कराते हैं, सस्ते स्रोत होते हैं। तो इस तरीके से इसके लाभ हो जाएंगे सारे के सारे। और उर्वरकों के प्रयोग करने में सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए तो ये सारी की सारी सावधानी अपने को दे रखी हैं। तो ये आ जाएगा 18वें प्रश्न के अंदर। अब इसके अथवा की अगर बात करें तो इसमें अथवा में दे रखे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरकों का कोई 2 जैव उर्वरकों का अपने को वर्णन करना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। तो एक तो इसमें आ जाएगा राइजोबियम प्रजाति है जो राइजोबियम का अपने कर देना है वर्णन। और उसके बाद फिर अपने को आ जाएगा एजोटो वेक्टर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद 19वें प्रश्न के अंदर अपने बात करें तो इसमें 19वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है इसका कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आ जाएगा, उन सभी का एक एक उदाहरण देना है और मोनोसैकेराइड का नामकरण करना है। तो नामकरण यहाँ से इसका शुरू होता है। इसका सामान्य सूत्र है इनके नाम के अंत में ओज अनुलग्न लगता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार इनका नाम ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, ये सारे के सारे इसका नामकरण के अंदर आते हैं। और ये सारे के सारे अपने को इसका मोनोसैकेराइड की परिभाषा, ओलिगोसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड की और इनका एक एक दो दो उदाहरण भी अपने को याद रखने हैं। जैसे ये मोनोसैकेराइड के उदाहरण, ये उदाहरण हो जाएंगे मोनोसैकेराइड के। ये सारे के सारे इसके क्या हैं जो ये दे रखे हैं अपने को उदाहरणों के रूप में दे रखे हैं। ऐसे ही फिर ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड की परिभाषा और इसके उदाहरण अपने को करने हैं। इसके अथवा में अपने को दे रखा है परिरक्षक दे रखे हैं। तो परिरक्षक आ जाएगा खाद्य पदार्थों के मूल्य संवर्धन हेतु बनाए गए उत्पाद को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग किए जाने वाले प्रतापिक एवं रासायनिक पदार्थों को परिरक्षक कहते हैं।
जो जैसे अपने घर में अचार वगैरह डालते हैं तो उस पर फफूंद ना लगे, तो उससे बचाव के लिए उसमें जैसे तेल वगैरह डाला जाता है, तो वो क्या हो जाएंगे, परिरक्षक हो जाएंगे, जो उससे उसकी सुरक्षा करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो परिरक्षक मिलाने से खाद्य पदार्थ के प्रतीप, स्वाद में, रंग में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है प्राकृतिक परिरक्षक के अंदर आ जाएगा वनस्पतिक तेल आ जाएगा, नमक, चीनी आदि हो जाएंगे, और इनमें निम्न गुण होने चाहिए, कम मात्रा के अंदर क्रियाशील हो, जो भी अपने उसके अंदर मिला रहे हैं ना उसकी सुरक्षित रखने के लिए उसकी जो क्रियाशीलता है वो कम होनी चाहिए। दीर्घकालिक प्रभाव यानी कि लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखे, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कम न करे और हानिकारक प्रभाव भी इस पर न पड़े। अब इसको दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक परिरक्षक है जो प्रकृति से सीधे मिलते हैं, और एक रासायनिक तौर पे जिनको तैयार किया जाता है। तो ये आपने इसको पढ़ लेना है जो परिरक्षक के अंदर अपने को दे रखा है। इसके अथवा के अंदर फिर अपने को दूध का पाश्चुरीकरण की परिभाषा लिखनी है। तो ये पाश्चुरीकरण की परिभाषा हो जाएगी कि पाश्चुरीकरण वह क्रिया है जिसमें दूध को निश्चित तापक्रम पर निश्चित समय तक रखकर प्राय उसके सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन दूध के खाद्य में तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये अपने को जो 20वां प्रश्न है ना, 20वां लास्ट वाला प्रश्न है, तो उसके अंदर ये अपने को दूध का एक तो ये पाश्चुरीकरण अब दे रखा है, पाश्चुरीकरण की परिभाषा, और एक इसकी धारण करने की जो विधि है वो अपने को विधि करनी है। तो धारण करने की जो विधि है उसको ये बोलते हैं कम ताप अधिक समय विधि। इस विधि को धारण या बैच पाश्चुरीकरण भी कहते हैं। इस विधि में दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके 30 मिनट तक धारण अथवा स्थिर रखकर 5 डिग्री सेल्सियस तक तुरंत ठंडा कर लेते हैं। यह विधि दोहरी दीवार वाले कुंड में पूरी की जाती है। दो दीवारों के बीच की जगह जो रिक्त होती है उसे जैकेट कहते हैं। इस कुंड के अंदर दूध को गर्म करने के लिए जैकेट के अंदर प्रथम तो गर्म पानी भरते हैं, जब दूध ठंडा करना तो इसमें गर्म पानी निकालकर ठंडा पानी भरा जाता है। और कुंड की दीवारें हैं वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं, और कुंड के अंदर एजिरेटर लगा होता है। दूध को हिलाकर सभी कणों को पूर्ण रूप से गर्म करने में सहायता करता है। पाश्चुरीकरण की तीनों क्रियाएं तापमान, धारण और ठंडा करना इसी के अंदर पूरी हो जाती हैं। तो इसकी धारण विधि आ जाएगी। अब इसके अथवा के अंदर अपने को दे रखा है, वो दे रखा है पनीर के बारे में। ठीक है, पनीर कौन सा, तो चेड़दार जो पनीर बनाना है उसके सभी जो टॉपिक हैं यानी कि उनके चरण हैं, उन सभी चरणों का अपने को वर्णन करना है। तो ये दूध का चुनाव, दूध का पाश्चुरीकरण आ जाएगा। तो इस तरीके सारे के सारे अपने को दे रखे हैं। तो ये चेड़दार पनीर बनाने के अंदर कल्चर मिलाना, रंग मिलाना, रेनेटिंग करना, काटना, पकाना, पनीर जल अथवा वहे को निकालना। अब वहे का मतलब ये होता है कि ऐसा दूध जिसमें से पानी बाहर निकाल दिया जाता है उसको कहते हैं वहे। फिर चैडरिंग करना आ जाएगा, फिर काटना आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर वाइविए बनाना आ जाएगा, फिर हुपिंग आ जाएगा, दबाना आ जाएगा, प्रेस से बाहर निकालना, रिडेसिंग करना, गर्म पानी बात करना, मोम चढ़ाना, पकाना। तो ये सारे के सारे टोटल 20 चरण अपने को इस चेड़दार पनीर के दे रखे हैं। तो ये था अपने पूरा का पूरा मॉडल पेपर। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आगे फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।